गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है विकसित देशों की और विकासशील देशों की विशेषताएं। सबसे पहले हम जानेंगे विकसित देश क्या होते हैं और उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, जिन राष्ट्रों ने प्राकृतिक संसाधनों तथा तकनीकी ज्ञान के बल पर पर्याप्त आर्थिक विकास कर लिया है वे विकसित राष्ट्र कहलाते हैं। तो इसमें दो टर्म इम्पॉर्टेंट हैं, प्राकृतिक संसाधन और तकनीकी ज्ञान। प्राकृतिक संसाधन आप जैसा जानते हैं कि धरती पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान है। कुछ जगहों पर बहुत अच्छे प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं और कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं होती है। तो जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों में हम किन को मानेंगे, जैसे कुछ जगहों पर बहुत फर्टाइल लैंड होती है, कुछ जगह बहुत अच्छी सिंचाई की व्यवस्था होती है, कुछ जगहों पर खनिज बहुत अच्छे होते हैं, कई जगहों पर गैस निकलती हैं, पेट्रोल निकलते हैं। तो ये सोना, हीरा, तांबा, लोहा, ये जो खनिज निकलते हैं ये निकलते हैं कई जगहों पर। तो जो विकसित देश हैं उनके साथ दो स्थितियां इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे भारत भी प्राकृतिक संसाधनों में बहुत अच्छा रखता है होल्ड, लेकिन हम उतना विकसित नहीं हो पाए। इसका कारण एक बड़े स्तर पर ये भी है कि हमारे पास में तकनीकी ज्ञान उतना अच्छा नहीं है। तो विकसित देश जो होते हैं उन्होंने तकनीकी ज्ञान के बल पर उन प्राकृतिक संसाधनों का इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया है कि उन्होंने पर्याप्त आर्थिक विकास कर लिया है, यानी कि वो आर्थिक रूप से बहुत सक्षम हो गए हैं। और जो भी देश आर्थिक विकास अच्छा कर लेता है उसका सामाजिक विकास अपने आप अच्छा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो फाइनेंस से मैनेज हो जाती हैं। तो विकसित देशों की श्रेणी में हम ब्रिटेन को रख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका को रख सकते हैं, जापान को रख सकते हैं, जर्मनी को रख सकते हैं, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इन्हें हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में रखते हैं। तो इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? पहली, उन्नत विज्ञान और तकनीक द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। जो उन्होंने ऊपर इसकी विकसित देश की विशेषता बताई है उसी को नीचे एक्सप्लेन किया है कि किसी भी राष्ट्र के पास जो आर्थिक विकास है उसकी आधारशिला प्राकृतिक संसाधन होते हैं। अगर किसी देश के पास में तकनीकी ज्ञान अच्छा है, विज्ञान का विकास अच्छा हो गया है, तो वो उन प्राकृतिक संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करके विकसित हो सकता है, क्योंकि उससे उनको कच्चा माल प्राप्त हो जाता है और उसके बाद प्रोसेस्ड चीज़ें कैसे बनानी है ये उन्हें नॉलेज होती है। उसके बाद दूसरा आता है वृहद स्तर पर औद्योगिकरण। देखिए, जिनके पास में कच्चा माल भी है और तकनीकी विकास भी है तो उनके पास में अपने आप इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बेहतरीन हो जाता है। तो जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना की है। इनके उद्योग बहुत बड़े स्तर के होते हैं और ये इन देशों ने इनके ऊपर विशेष ध्यान भी दिया है। ख़ास तौर से लोहा इस्पात, रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, मोटर गाड़ी यानी कि कार निर्माण का जो उद्योग है, इसके अलावा पानी के जहाज़ बनाना है, वायुयान निर्माण है, ये जो है इनका तीव्र गति से विकास हुआ है। अगर आप कभी भारत के संदर्भ में औद्योगिकरण पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि हमारा देश इनमें से किसी में भी बहुत अच्छा नहीं है। तो आपको समझ आएगा कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के उस लेवल पे अभी तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर विकसित राष्ट्र हैं। उसके बाद देखिए, उद्योगों के विकास के साथ साथ इनकी एक विशेषता होती है कृषि का यंत्रीकरण। कृषि करने की दो प्रणालियाँ होती हैं, एक वृहद पैमाने की कृषि होती है और एक गहन कृषि होती है। तो जो गहन कृषि होती है उसमें यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उसमें मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो विकसित देशों ने उद्योगों के लिए कृषि से कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए कृषि को गहन बनाया, यानी कि उनके पास अगर लैंड की कमी भी है तो भी वो कृषि को मशीनों के द्वारा करते हैं, जिससे कि ज़्यादा उत्पादन पैदा होता है। इससे उन्होंने बड़े बड़े फार्म स्थापित किए हैं और उसकी सहायता से उन्होंने सघन खेती या गहन खेती की शुरुआत की है। चौथे इम्पॉर्टेंट है इसमें व्यापारिक आधार पर उद्यानों का विकास। ये कृषि में ही एक भाग मान लीजिए, क्योंकि इनको विकसित देश जो होते हैं उनमें नगरों का, जहाँ भी औद्योगिकीकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है वहाँ पर बड़े बड़े नगर उद्योग बन जाते हैं और नगर उद्योगों में बहुत सारे लोग निवास करते हैं। इतने सारे लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह की जो हॉर्टिकल्चर है और जो इस तरह के उद्यान कृषि जो होती है उसका विकास किया जाता है, ताकि फल और सब्जियों का उत्पादन व्यापारिक स्तर पर हो और इतनी सारी जनता तक पहुंचाया जा सके। तो ये भी कृषि के साथ उन्होंने एक अच्छा विकास किया है।
उसके अलावा उन्नत स्तर पर पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय का विकास इन्होंने किया है। उत्तम किस्म के नस्ल के पशु बनाए हैं और मतलब जो कि जिनको कि हाइब्रिड जातियां कहते हैं, वो इन्होंने बहुत अच्छे विकसित किए हैं। पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय में इन्होंने बहुत प्रगति की है। इसके अलावा दूध, मांस, चमड़ा, ऊन डेनमार्क, हॉलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका के कई देशों में जो है वो इसका पशुपालन का बहुत विकास है और ये दूध और उससे बनी हुई चीज़ों का बहुत सारा स्तर पर निर्यात भी करते हैं। अत्यधिक विकसित यातायात और संचार व्यवस्था इन देशों में होती है। देखिए, जो भी देश आर्थिक विकास की तरक्की कर रहा होता है या आर्थिक विकास की राह पर होता है, उसके लिए अच्छा यातायात या संचार व्यवस्था बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। यानी कि उसका जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सड़कें, रेल मार्ग, वायुयान, ताकि जो माल उत्पादन हो रहा है उसको पूरी तेज़ी के साथ बिना खराब होने से पहले ही यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया जाए और जल्दी से जल्दी पहुँचाया जाए। तो इन जो विकसित देश हैं, इन्होंने बहुत लंबे लंबे रेल मार्गों की स्थापना की, सड़कें बनाई, वायुयान और जलयानों का विकास किया है। तो उसके माध्यम से ये बहुत तेज़ी से यातायात कर सकते हैं। इसके अलावा संचार व्यवस्था जो है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के भी जितने डेवलपमेंट आप देखेंगे वो विकसित देशों में ज़्यादा हैं। अधिक प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय इन देशों की होती है। विकसित राष्ट्र में कृषि, उद्योग, व्यापार में वृद्धि हो गई है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। उससे तो उनकी राष्ट्रीय आय भी बढ़ गई है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ गई है। तो इससे इनके निवासियों का जीवन स्तर अपने आप ऊंचा हो गया है। इसके अलावा अन्य विशेषताओं में हम देख सकते हैं कि वृहद स्तर पर औद्योगिकरण के कारण विकसित देशों में नगरों और नगरीय जनसंख्या की अधिकता पाई जाती है। विकसित देशों में उच्च साक्षरता दर पाई जाती है, जनसंख्या नियंत्रित होती है। विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में आधुनिक तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक विधि का ये प्रयोग करते हैं। तो ये सारी विकासशील जो देश होते हैं, अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं। उसके बाद आता है विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं। तो ऐसे राष्ट्र जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया में विकसित देशों की तुलना में पिछड़े हुए हैं, वो विकासशील राष्ट्र कहलाते हैं। विकसित देशों की तुलना में, यानी कि हमारे पास उतने स्तर का संसाधन नहीं है, उतने स्तर की हमारा विकास नहीं है जिस स्तर का विकसित देशों के पास है। तो ये क्यों कम है इनका, मतलब किस प्रकार की इनकी विशेषताएं होती हैं। पहला, उन्नत कृषि की संभावनाएं होती हैं। विश्व के सभी जो बड़े देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। तो इनमें कृषि के विकास की पूरी संभावनाएं हैं। बड़ी मात्रा में इनके पास में उपजाऊ भूमि उपलब्ध है। इसके अलावा कृषि के लिए जलवायु दशाएं भी इनके पास उपयुक्त हैं। मैदानी भागों में इनके पास सिंचाई सुविधाएं भी हैं। लेकिन ये अपने संसाधनों का बहुत ज़्यादा अच्छा उपयोग नहीं कर पाए हैं। इसका कारण क्या है कि तकनीकी ज्ञान हमारे पास उतना अच्छा अभी नहीं है। उद्योगों में कम उत्पादन। पहली बात तो हमारे पास में बहुत अच्छे लेवल के उद्योग हैं ही नहीं, और जो हैं भी, जो हमने बनाने की कोशिश भी की है, तो हमारे पास पूंजी का अभाव होता है, हमारे पास पैसा उतना नहीं होता। उत्पादन की जो विधियां होती हैं वो भी पुरानी होती हैं, घटिया मशीनें होती हैं, छोटे पैमाने पर होता है। तो इससे जो प्रोडक्शन होता है उसका क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो वो मार्केट में कंपटीशन नहीं कर पाता है और बहुत ज़्यादा उसका वो बिकता नहीं है, तो फिर वो सारा सर्कुलेशन जो है वो इस तरह से बन जाता है। अविकसित यातायात और संचार व्यवस्था है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी देश का आर्थिक विकास उसके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन पर टिका होता है, जो हमारे पास में, यानी कि जो विकासशील देश हैं उनके पास में दोनों ही स्थितियाँ अविकसित होती हैं। ना तो यातायात के साधन पूरी तरह से विकसित होते हैं और ना ही संचार व्यवस्था के। इसके अलावा अल्प विकसित प्राकृतिक संसाधन। देखिए, प्राकृतिक संसाधन एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रकृति ने दी है। तो कुछ विकासशील देशों के पास बहुत अच्छे प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन तकनीकी विकास का ना होना एक ऐसी समस्या हो गई है जो उनके पास कितने भी अच्छे प्राकृतिक संसाधन हों, लेकिन वो उनका उस तरह से उपयोग नहीं कर पाते, वो उनके पास निरर्थक पड़े रह जाते हैं। विकास में, आर्थिक विकास में किसी प्रकार का सहयोग नहीं दे पाते हैं। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ये विकासशील देशों की सबसे बड़ी समस्या है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हम ये पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़े स्तर की गंभीर समस्या है। ये
हम जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, एक तो हमारे पास रिसोर्सेज जितने हैं हम उन्हें विकसित नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास में नॉलेज उतनी नहीं है। ऊपर से उन रिसोर्सेज के ऊपर हमारी जनसंख्या का दबाव इतना ज़्यादा है कि हम सरकार जो है अपने नागरिकों की बेसिक जो नीड्स होती हैं, खाना पीना, अच्छा स्वास्थ्य, उन्हीं चीज़ों में इतना ज़्यादा पैसा खर्च करती है, इतना ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च कर देती है कि बाकी आगे के डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसा हमारे पास बचता ही नहीं है। साक्षरता और तकनीक का स्तर निम्न होता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। बार बार यही समस्या आ रही है कि हमारे पास कम रिसोर्सेज हैं, तब भी हम बहुत अच्छा विकास कर सकते थे अगर हमारे पास में टेक्निकल नॉलेज अच्छी होती, वो भी हमारे पास नहीं है। नारी की हीन दशा, विकासशील राष्ट्रों में नारी की स्थिति कंपैरेटिव टू, देखिए नारी की स्थिति तो सभी देशों में ख़राब है, लेकिन हम यहाँ पर ये देखेंगे कि विकसित देशों में जो कुछ नारी को स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, विकासशील देशों में उस लेवल की भी प्राप्त नहीं है। तो हमारे यहाँ अशिक्षा है, अज्ञान है, रूढ़ियाँ हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा होते ही हैं इससे, तो महिलाओं की शारीरिक और मानसिक स्थिति जो है वो ख़राब हो जाती है। उनको बहुत ज़्यादा तरक्की के अवसर नहीं मिलते, पढ़ने के अवसर भी नहीं मिलते, तो नारी यहाँ पर परतंत्र रह जाती है, तो उससे बहुत तरह के शोषण को वो झेलती हैं। तो हमारे यहाँ स्त्रियों की दशा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ये आपका टॉपिक है विकसित देशों और विकासशील देशों की आर्थिक विकास में क्या विशेषताएं हैं, या आपसे पूछा जाए कि विकसित देशों की क्या विशेषताएं होती है अर्थव्यवस्था की, विकासशील देशों की क्या होती हैं, तो आप बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि विकासशील देशों की क्या मेन समस्याएं हैं आर्थिक विकास में और फिर उनको दूर करने के क्या उपाय होने चाहिए। थैंक यू सो मच।